Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 5 of the fundamental unit of life. लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ी थी एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो टर्म, दैट इज प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस. अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? आपने ऑस्मोसिस दो टाइप की पढ़ी थी, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि जो वाटर है वो सेल के इनसाइड मूव कर रहा है, एंड एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है कि जो वाटर है वो सेल के बाहर मूव कर रहा है. अब अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो मैंने उसके अंदर बताया था आपको कि एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. अब क्या होगा, अगर मैं इस सेल को, ठीक है, अगर मैं इस सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रख दूं तो सोचो जल्दी से क्या होगा. हाइपरटोनिक में पानी बाहर जाएगा या अंदर आएगा? जो वाटर है वो अंदर से बाहर मूव करेगा. अब जैसे ही पानी अंदर से बाहर मूव किया, जो अंदर का पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. अब ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल में बाहर, ये तो क्या होती है, रिजिड होती है. बताया था मैंने आपको, ये तो इंटैक्ट रहती है अपनी जगह पे. इसका मतलब जब ये सेल श्रिंक करेगा या जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक करेगा तो उसके साथ ही सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगी. अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इस सेल वॉल से अटैच्ड है, ये इससे डीअटैच होना शुरू हो जाएगी एंड पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे ये तो सेल वॉल हो गई है और जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, बाकी सेल ऑर्गेनेल है. अब क्या होगा, अब देखो ये सेल वॉल तो अपनी जगह पे रही, लेकिन जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या कर गया, श्रिंक होना शुरू हो गया. इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, कि प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है उसका श्रिंक हो जाना, जब उसको कहाँ रखते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं. वो क्यों श्रिंक कर रहा है, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस होगी जब हम इसको कहाँ रखेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन में रखेंगे, एंड जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो श्रिंक कर जाएगा, एंड इसी श्रिंकिंग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल. इनफैक्ट ये और ज्यादा श्रिंक करेगा एंड कॉर्नर में आके रह जाता है. ठीक है, जब प्लाज्मोलिसिस फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है ये कॉर्नर में आ जाता है. तो क्या हुई प्लाज्मोलिसिस, द shrinking of protoplast from the cell wall due to exoosmosis when placed in hypertonic solution is called as plasmolysis. अब जैसे ही मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही सेल प्लाज्मोलाइज्ड हुआ है, अगर मैं उसको उठा के हाइपोटोनिक कंडीशन में रख दूं, अब होगा क्या,
जो पानी है वो बाहर से क्या मूव कर जाएगा, अंदर मूव कर जाएगा। एंड जो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक किया था ये वापस से स्वेल अप कर जाएगा। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अगेन किससे आके जुड़ जाएगी, सेल वॉल से आके जुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही सेल प्लाज्मोलाइज हुआ है हमें उसी टाइम पे उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ आवर्स के बाद रखा है तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्वेल अप नहीं होगा। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस, कि जो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक किया था उसका वापस से स्वेल अप हो जाना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वॉल से अटैच हो जाना जब हम उसको हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं। क्लियर है? तो क्या होती है डीप्लाज्मोलिसिस? The swelling of protoplast and attaching again to cell wall when, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू, अब एक्सो होगी एंडो होगी, एंडो होगी पानी बाहर से अंदर आएगा, एंडो osmosis when placed in hypotonic solution। अब आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, द स्वेलिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, कि जो सेल प्लाज्मोलाइज हुआ था उसी का प्रोटोप्लास्ट का दोबारा स्वेल अप हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर है इतना? ये हो गई हमारी प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रख देते हैं तो भी वो सेल ब्रस्ट आउट नहीं होता। अब पानी तो उसके अंदर गया है अगर वो अपने उसको हाइपोटोनिक में रखा है, लेकिन वो ब्रस्ट आउट नहीं होता। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो प्लांट सेल है वो ब्रस्ट आउट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है जो कैसे होती है, रिजिड होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जब सेल स्वेल अप करेगा या उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्वेल अप करेगा तो जो सेल वॉल है वो उस प्रोटोप्लास्ट को ब्रस्ट आउट होने से बचा लेती है। मतलब जो वहां पे पानी का प्रेशर लगा है उसको विथस्टैंड करने के लिए सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब सेल वॉल उस वाटर के प्रेशर को झेल सकती है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो प्लांट सेल है वो कैसे हाइपोटोनिक कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है, कि हाइपोटोनिक में रखने के बावजूद वो बर्स्ट आउट नहीं करता। The plant cell when placed in hypotonic solution do not burst out due to सेल वॉल। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं रिजिड सेल वॉल। इसका मतलब ये जो सेल वॉल है इट हेल्प द सेल टू विथस्टैंड, मतलब झेलना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हुआ? हाइड्रो वर्ड आया है वाटर से, ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अब जो सेल के अंदर पानी है वो मूव तो नहीं कर रहा, रुका हुआ है। तो जो वो स्टिल वाटर है या जो स्टैटिक वाटर है वो जो प्रेशर लगाता है सेल वॉल के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो जो सेल वॉल है इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को झेल सकती है
एंड सेल को बर्स्ट आउट होने से प्रिवेंट कर लेती है। अब जो ये डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है ये आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल का डायग्राम है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं न्यूक्लियस पे। ये जो न्यूक्लियस होता है ये स्फेरिकल शेप बॉडी होती है जो एनिमल सेल में तो सेंटर में प्रेजेंट होती है एंड प्लांट सेल में पेरिफेरी पे होती है, मतलब साइड वाइज होती है, ठीक है। इट इज स्फेरिकल शेप्ड बॉडी present centrally in animal cell and periphery in plants। अब ऐसा क्यों हुआ कि एनिमल में सेंट्रली प्लेस्ड है एंड प्लांट में पेरिफेरी पे प्लेस्ड है? अब देखो, मान लेते हैं एक जनरलाइज्ड एनिमल सेल है, इसमें तो सेंटर में होगी, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि प्लांट सेल को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वैक्यूल जो है ये बहुत बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो कहाँ आ गया, साइड वाइज शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? वैक्यूल्स को वैसे आप डिटेल में पढ़ोगे आगे तब बेटर समझ आओगे कि वैक्यूल बड़े साइज के क्यों होते हैं। अब तो प्लांट सेल में पेरिफेरी पे होता है, एनिमल सेल में ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके पास हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटी मटेरियल का क्या मतलब है? ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। जैसे आई कलर है, स्किन टोन है, हाइट है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है, ये सब क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, ठीक है। और इन कैरेक्टर्स को लेकर कौन जाता है, हेरिडिटी मटेरियल लेकर जाता है, ठीक है। अभी जो हेरिडिटी मटेरियल है ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाने के साथ साथ जो सेल की एक्टिविटीज हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो क्या बताया मैंने कि न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटी मटेरियल which control the activity of cell and pass the information from one generation to other। अगर मैं न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो न्यूक्लियस 80% प्रोटीन होते हैं, 12% डीएनए होता है, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, 5% आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड 3% लिपिड्स होता है। लिपिड्स बताया था मैंने आपको, एक टाइप के फैट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसमें पहले आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन
न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियोलस। अब बताया था मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होता एंड उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको कहते जाते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेंट्रली प्लेस्ड बॉडी है ये है न्यूक्लियोलस। इसके अलावा जो स्पेस बच गया है ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। एंड जो ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये जो फर्स्ट लेयर है, जो डबल लेयर है, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस विजिबल होंगे, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को। अगर मैं फर्स्ट बात करूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब दो लेयर होती है, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियर पोर भी अभी बताया मैंने आपको। इट कंटेन न्यूक्लियर पोर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल थी, ऐसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। मतलब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, इट इज सेमी परमेबल। क्लियर है, मतलब ये भी सभी सब्सटेंस को आने जाने नहीं देती, सिर्फ कुछ सब्सटेंस को ये अंदर आने देती है, कुछ सब्सटेंस को ये बाहर जाने देती है। क्लियर है इतना। अब ये जो एक्सचेंज करेगी, ये करेगी किसके साथ, एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके साथ एक्सचेंज करती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ एक्सचेंज करेगी, ये करती है साइटोप्लाज्म के साथ एक्सचेंज। क्लियर है इतना। ये होगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। अब जो न्यूक्लियोलस होता है ये सेंट्रली प्लेस्ड है, ये डार्क कलर की बॉडी होती है। मतलब जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो न्यूक्लियोलस है ये डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इट इज डार्क कलर बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसका काम क्या है, ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में एंड राइबोसोम सिंथेसिस में। ठीक है, ये प्रोटीन बनाती है एंड राइबोसोम बनाती है। क्लियर है, तो ये हमारी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म पे। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये फ्लूइड होता है, ठीक है, सॉरी सेमी फ्लूइड होता है।
एंड इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन. इट इज सेमी फ्लूइड substance present in nucleus. अभी बताया मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है. इट कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called chromatin. इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स. अभी क्रोमेटिन फाइबर्स का क्या काम हुआ. अब आपने क्रोमोसोम टर्म तो सुना ही होगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या मैंने आपको जो बताया था हेरिडिटी मटेरियल, वो क्या होता है, क्रोमोसोम. अब जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है. मतलब जब एक सेल डिवाइड करता है सिर्फ उसी टाइम हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं. अब वो क्रोमोसोम बनते किससे हैं, वो बनते हैं क्रोमेटिन फाइबर से. ठीक है. ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो धागा जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होगी ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस कर जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एंड क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं. क्रोमोसोम क्या होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल होते हैं. ठीक है. तो क्या करते हैं क्रोमेटिन फाइबर, they condense to form chromosome during cell division. क्लियर है इतना. अब आप लोग को ये लग रहा होगा साइड में क्या प्रेजेंट है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये होता है एक सेल ऑर्गेनेल, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाऊंगी, उसमें जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल आप पढ़ोगे वो ईआर ही पढ़ोगे. ठीक है. अब जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग है ये कौन है, ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसके साथ हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खत्म होता है. अब हम पढ़ते हैं फंक्शन, कि न्यूक्लियस फंक्शन क्या परफॉर्म करता है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखो आप नोटबुक्स में तो उसके साथ इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. इट हेल्प टू रेगुलेट, हम लिख सकते हैं इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, चीजें बन रही होती हैं, चीजें टूट रही होती हैं, तो वो सभी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल, कि ये सेल की ग्रोथ में हेल्प कर. नेक्स्ट, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. इट कंटेन genetic information in the form of genes. ठीक है. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होती है. नेक्स्ट, अभी बताया मैंने आपको कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन एंड राइबोसोम सिंथेसाइज करना. तो हम यहाँ पे वो फंक्शन भी लिख सकते हैं. इट हेल्प इन synthesis of protein and ribosome. अब जो ये राइबोसोम है ये भी प्रोटीन बनाने का ही काम करते हैं. ठीक है.
क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम क्रोमोसोम को पढ़ेंगे एंड साइटोप्लाज्म पे मूव करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।